मैंने पिछले सेशन में बच्चों आपको धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की थी और अंत में एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि आप कैसे याद कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो अभिक्रियाएं करते हैं। अब बच्चों मैं आज शुरू करूंगा कि अब हम प्रकृति से धातु कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। धातुओं की प्राप्ति या धातु की हम प्रकृति से कैसे प्राप्त करते हैं, इस बारे में आज के सेशन में आप लोगों से चर्चा करूंगा। मुझे आशा है कि आप लोग पाठ पे ध्यान देंगे और ध्यान देने के साथ साथ जो है अपने पाठ का एंजॉय भी करेंगे। कि धातुओं का घटता हुआ क्रम, तो ये धातुओं का घटता हुआ क्रम है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, कॉपर, मरकरी, एजी और एयू। क्या है ये? सिल्वर है और ये एयू गोल्ड सोना है। तो इसको ये देखो, ये जो हमारे पास धातुओं की जो श्रेणी है, इसको हम वैसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं इसको, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी देखो, ये यहां से ये सबसे अधिक क्रियाशील, यहां पर देख लीजिए ये धातुएं, मैंने कहा था ये सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं? यहां तक बात हुई थी, अधिक क्रियाशील। ये धातुएं अधिक क्रियाशील होती थी। यहां हमने कहा था ये धातुएं क्या कैसी होती हैं? मध्यम क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं धातुएं? मध्यम क्रियाशील होती हैं। और ये धातुएं क्या कहा था हमने? निम्न क्रियाशील होती हैं। और एक दिन बात भी हुई थी कि हम सोने के ही आभूषण क्यों बनाते हैं या चांदी के ही आभूषण क्यों बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये वायु के संपर्क में भी और पानी के संपर्क में भी कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं या बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहां पर बात हुई थी बच्चों, हमने कहा था ये जो धातुएं हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये बात हुई थी कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। और इनको हमको अगर शुद्ध धातु प्राप्त करनी, इनसे किस विधि का प्रयोग करते थे हम? विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। यहां पर हमने बात की थी कि यहां पर मुख्य रूप से कई प्रकार के अयस्क होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने कहा था ये 3 प्रकार के अयस्कों से प्राप्त कर सकते हैं हम इसको। सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। और किससे? कार्बोनेट अयस्क से। इन 3 अयस्कों से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी शुद्ध धातु? जो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है बच्चों। और ये धातुएं हमेशा प्रकृति में कैसी पाई जाती हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती है धातुएं? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो मैंने इनके पिछली बार आपको उदाहरण भी दिए थे कुछ, मैं अब इनके नाम फिर से कह रहा हूं। ZnS की बात हुई थी, सल्फाइड एस के, किसका? जिंक का। और इसका नाम क्या दिया था हमने? बताओ। जिंक ब्लेड दिया था। क्या नाम दिया था? जिंक ब्लेड दिया था। दूसरी बात हमने कही थी कि हमारे पास जो हमने कहा था कि दूसरा जो ZnCO3, वैसे हम इसका सामान्य नाम कहेंगे जिंक कार्बोनेट, लेकिन इसको हमने कहा था कि ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। और इसको हमने क्या, सॉरी, ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है, इसकी बात कर रहे थे हम यहां पर। ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है, ये ZnCO3। और इसका जो हमने कहा था वैज्ञानिक नाम वैसे इसका है कैलामाइन। क्या नाम है इसका? कैलामाइन। और सामान्य नाम से हम इसको किस नाम से जानते हैं? जिंक कार्बोनेट से। और ऑक्साइड की बात की थी मैंने कहा था ये आयरन का माना Fe2O3। क्या नाम दिया था इसको हमने? क्या नाम बोला था इसको? हेमेटाइट। क्या नाम दिया था इसको? हेमेटाइट। तो देखो बच्चों, अब ये जो मध्यम वर्गीय, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, देखो इनको हम सबसे पहले माना ये कार्बोनेट भी है। इस कार्बोनेट अयस्क को भी हम किसमें बदलने की कोशिश करेंगे? ऑक्साइड अयस्क में। और इस सल्फाइड को भी किसमें बदलेंगे? ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे। और ऑक्साइड अयस्क में बदलने के फलस्वरूप हम इसका क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। और अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है?
धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। और ये देखिए ऑलरेडी स्वतंत्र अवस्था में है, समझ लो, लेकिन इसमें ये जो दो धातु है हमारे पास, कॉपर और Hg, ये हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती। इतनी बात मेरी आपसे पहले हो चुकी थी, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात मेरी आपसे हो चुकी थी। अब हम बात कर रहे थे धातुओं का निष्कर्षण। किसकी बात कर रहे थे हम? धातुओं का निष्कर्षण। और सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि जो हमारे पास निम्न क्रियाशील धातुएं हैं उनका हम कैसे निष्कर्षण करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो देखो कौन कौन सी बताई थी हमने निम्न क्रियाशील धातुएं। हमने कहा था ये है निम्न क्रियाशील धातुएं, Ag, Au, Cu और Hg। ये क्या है? Ag चांदी, गोल्ड, कॉपर और मरकरी। ये दोनों धातुएं जो हैं ये तो पूर्णतः किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और जो ये दो धातुएं हैं ये हमें किस किस अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं? सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। किस किस रूप में प्राप्त होती हैं? सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में हमको क्या होती है? ये प्राप्त होती है। अब देखो, अब हम एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करते हैं कि हम इनको कैसे प्राप्त करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और अभी पता करते हैं कि कैसे प्राप्त करता है इसको। तो देखो पहला एग्जाम्पल आप जरा देखें। तो बच्चों ये हमारे पास पहला HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड इसका सामान्य नाम है। इसको हम सिनाबार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? सिनेबार। और वैसे इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब हम कह रहे हैं हमें किसमें बदलने में? ऑक्साइड में अगर हम इसको बदलें। और याद रखना ये जो धातु है इनके ऑक्साइड थोड़ा सा गर्म करने पर ही हम क्या दे देते हैं? हमें शुद्ध धातु दे देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये क्या बनाएगा? पहले मरकरी ऑक्साइड बनाएगा और क्या रिमूव होगी? SO2 गैस। ये निशान हमने एक पहले भी बात की थी मैंने कि अगर ऐसा निशान है तो ये क्या करता है? गैस। यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर क्या बन रही है? गैस बन रही है। और अगर ऐसा निशान है तो इसका मतलब यहां पर क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। पहले भी बात हुई थी। लेकिन अब देखो ये अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो देखो ऐसे संतुलित, ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस और ट्वाइस। तो ये हमारे पास संतुलित। अब देखो बच्चों हमने जो ये हमारे पास कैसा अयस्क था? सल्फाइड अयस्क था। इससे हमने क्या प्राप्त कर लिया? ऑक्साइड अयस्क प्राप्त कर लिया। अब हम इस ऑक्साइड को देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ये जो निशान बना रहा हूं मैं इसका मतलब होता है इसको गर्म करना। त्रिभुज का जैसा जो निशान है इसका मतलब इसको हमने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने पर ये किसमें बदल गया? Hg+O2। Hg+O2। तो देख लो इससे हमको कौन सी धातु प्राप्त हो गई? मरकरी धातु प्राप्त हो गई। नहीं हो गई? हमको मरकरी धातु इससे क्या हो गई? प्राप्त हो गई। ठीक हो गया। तो पहले हमने जो मरकरी का सल्फाइड अयस्क था उससे हमने क्या प्राप्त कर लिया? मरकरी धातु प्राप्त कर ली। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट धातु हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास Cu2S कॉपर सल्फाइड। Cu2S कॉपर सल्फाइड है। क्या है? कॉपर सल्फाइड है। और इसका सामान्य नाम वैसे हम कहते हैं क्यूप्राइट। वैसे सामान्य नाम तो इसका कॉपर सल्फाइड है और वैसे रासायनिक नाम कौन सा अयस्क है? ये कॉपर का क्यूप्राइट अयस्क है। क्या नाम है इसका? कॉपर का क्यूप्राइट अयस्क है। क्या है? क्यूप्राइट अयस्क। अब हमने कहा इसको भी हम सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले किसमें बदलेंगे? ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे। तो किससे अभिक्रिया करवाएंगे? इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। ऑक्सीजन से हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो हमको देखो Cu2O+SO2 और ये SO2 अगर मैंने ऐसा निशान बनाया है तो इसका मतलब ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? गैस। तो देखो इसको हम बैलेंस करेंगे। ट्वाइस
थ्राइस, ट्वाइस और ट्वाइस। तो ये क्या अभिक्रिया बन गई, देखो ट्वाइस Cu2S कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया हमने देखो तो किसमें, हमने कहा ना सबसे पहले हम सल्फाइड एस्क भी है कोई भी एस्क किसमें बदलेंगे हम, पहले ऑक्साइड एस्क में। तो हमने इसको किसमें बदल दिया, कॉपर ऑक्साइड में बदल दिया। किसमें बदल दिया इसको, कॉपर ऑक्साइड में बदल दिया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फाइड और इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप देखो हमें क्या प्राप्त होगा, याद देखिए Cu2S प्लस Cu2O। तो हमें देखो क्या प्राप्त होता है, हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है प्लस SO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक हो गया, प्लस हमको क्या होती है, SO2 गैस प्राप्त होती है। तो देखो अगर हम इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखो ट्वाइस और ये हो जाएगा 6 और देखिए यहां पर ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो देखो मैंने जो पहली बात आपसे कही थी, मैंने कहा जो ये बिल्कुल कम क्रियाशील धातु हैं या तो जैसा किस रूप में पाई जाएंगी, सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएंगी और या तो ऑक्साइड एस के रूप में पाई जाएंगी। और हमें जितनी भी सल्फाइड एस के रूप में पाई जा रही है इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्साइड एस में कन्वर्ट किया। और ऑक्साइड को हमने क्या किया, इनको हल्का सा गर्म करने पर ही ये किसमें बदल जाती हैं, धातु में बदल जाती है या हमको धातु प्राप्त होती है। अब हमारे पास जो दूसरे प्रकार की धातु है, देखो अब हमने कहा था हमारे पास सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब देखो इसके बाद हमारे पास है दूसरे प्रकार की जो धातु मैंने कही थी, कौन सी धातुएं कही थी, मध्यम क्रियाशील धातुएं। अब इनसे मध्यम क्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे, मध्यम क्रियाशील धातु कैसे प्राप्त करेंगे हम, देखो मध्यम क्रियाशील धातु हम कैसे, कौन कौन सी थी मध्यम क्रियाशील धातु, देखो बच्चों जिंक, आयरन, जिंक, आयरन, पीबी आदि, ये कैसी धातु हैं, ये मध्यम क्रियाशील धातु हैं। और इनको मैंने क्या कहा था, किन किन रूप में मिलती है ये हमको 3 रूप में मिलेंगी, या तो सल्फाइड एस के रूप में मिलेंगी, या ऑक्साइड एस के रूप में मिलेंगी, और या क्या मिलेंगी, कार्बोनेट एस के रूप में मिलेंगी। और हमने कहा था पहले हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऑक्साइड एस के रूप में बनाएंगे और फिर इसका क्या करेंगे, हम अपचयन करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका अपचयन करेंगे। और अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी हमको। ठीक हो गया, हमें यहां पर क्या प्राप्त होगी, धातु प्राप्त होगी हमको यहां पर, मध्यम क्रियाशील धातु। ठीक हो गया, तो यहां पर हमको इससे क्या प्राप्त होगी, धातु प्राप्त होगी। यहां पर क्या प्राप्त होगी हमको, धातु प्राप्त होगी। तो देखो बच्चों मध्यम क्रियाशील धातु, अब हम कैसे, देखो हमने कहा पहले सल्फाइड एस्क, ऑक्साइड एस्क और कार्बोनेट एस्क में मुख्य रूप से, एस्क तो बहुत प्रकार से होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 एस्कों में प्राप्त होती है। और इसके बाद हम अपचयन करेंगे। तो देखो अपचयन हम किस किस से कर सकते हैं, कार्बन से कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर सकते हैं और हाइड्रोजन से कर सकते हैं। और अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगी, इसमें धातु प्राप्त होगी। तो आओ देखते हैं, देखो कैसे प्राप्त होती है हमको। तो इसमें मैं पहले सल्फाइड एस्क की बात करता हूं कि हमको सल्फाइड एस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे प्राप्त होता है। ठीक हो गया, तो सल्फाइड अयस्क से हम कैसे प्राप्त करेंगे धातु को। तो देखो सल्फाइड अयस्क से धातु को, सल्फाइड अयस्क से अगर हम धातु को प्राप्त करते हैं तो इसका हमको एक निश्चित विधि, इसको हम वर्जन, एक शब्द कहते हैं वर्जन, रोस्टिंग, ASTING, रोस्टिंग। अब हमेशा जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की, सल्फाइड अयस्क देखो क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वायु की उपस्थिति में प्लस, देखो वर्जन की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड अयस्क में। हमने कहा ना पहले हम किसमें बदलेंगे, इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। तो वर्जन को और सॉल्ट समझ लो, हमारे पास सल्फाइड अयस्क है, मैं सॉल्ट में लिख दूं, एक प्रकार से और समझ लो, सल्फाइड अयस्क है,
हमने इसको क्या किया, किन किन चीजों में इसको गर्म किया, इसको गर्म किया हमने किस में गर्म किया, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, सॉरी वायु की उपस्थिति में गर्म किया हमने इसको। किस में गर्म किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया। तो हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होगा। पहले क्या होगा, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होगा। और फिर इस ऑक्साइड अयस्क को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये किसमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, सॉरी इसका क्या करेंगे, गर्म, सॉरी गर्म नहीं, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। फिर से समझ लो, सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क को अब किसको कहेंगे, वर्जन। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ये किसमें प्रवृत्ति हो जाता है, ऑक्साइड में प्रवृत्ति हो जाता है। और फिर हमने क्या कहा कि इस ऑक्साइड का क्या करेंगे, हम अपचयन करेंगे। और अपचयन करने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमें कैसे ये मिलता है। इसकी परिभाषा एक बार फिर से देखना चाहते हो तो देख लो। धातु के सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब देखो कैसे होता है, देखो बच्चों, ये मैंने कहा था ZnS जिंक सल्फाइड। क्या है ये ZnS, क्या है, जिंक सल्फाइड। या इसका हमने जनरल नाम कहें हम इसको, तो क्या कहते हैं हम इसको, जिंक ब्लेड। क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड। तो कैसा अयस्क है ये, सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है ये, सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है ये, सल्फाइड अयस्क है। अब इस सल्फाइड अयस्क को हमने कहा किसकी प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में, मैंने ऑक्सीजन के साथ किस पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर। किस पर गर्म करेंगे हम इसको, अधिक ताप पर गर्म करने पर। तो ये किस में बदल जाता है, क्या देखो, ये सल्फाइड अयस्क था, अधिक ताप पर हमने इसको क्या किया, गर्म, अधिक ताप पर क्या किया हमने इसको गर्म किया। तो ये किस में बदल गया, ऑक्साइड अयस्क में बदल गया। प्लस SO2 गैस क्या हो गई, इससे निष्कासित हो गई। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2, ट्वाइस ZnO और ट्वाइस SO2। तो देखो अभी बच्चों, देखो अब हमने अभी एक चीज देखी, हमने ये सल्फाइड अयस्क को किस अयस्क में बदल दिया, ऑक्साइड अयस्क में बदल दिया। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि हम कार्बोनेट अयस्क को, अब हम क्या करेंगे, कार्बोनेट अयस्क को कैसे हम, कार्बोनेट अयस्क को हम कैसे बदलेंगे, किसमें, दोनों को हमको, मैंने कहा ना जो मध्यम क्रियाशील धातु है सब किसमें बदलेंगे हम, पहले उनको ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे। तो देखो अब हम जो है मैंने सल्फाइड अयस्क को बदल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बोनेट अयस्क को। तो कार्बोनेट अयस्क को जब हम ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं हम निस्तापन। देखो इसको क्या कहते हैं हम, निस्तापन। तो देखो एक अंतर देखना, वर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर है। देखो जो वर्जन है, सॉरी वर्जन है, और रोस्टिंग और निस्तापन में मुख्य अंतर है। देखो इसको हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, सल्फाइड अयस्क जो होता है वो किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड अयस्क में। और जहां मैं निस्तापन की बात कर रहा हूं इसमें देखो मुख्य अंतर है कि वायु की क्या होगा, वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में, बहुत कम मात्रा, सीमित मात्रा, या हम कह सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। देखो दो चीजें हैं, एक ही बात है, सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गलनांक से नीचे गर्म करने पर। देखो क्या है, अधिक ताप पर गलनांक से नीचे गर्म करने पर, गलनांक से नीचे गर्म करने पर, गलनांक से नीचे गर्म करने पर ये किस अयस्क में बदल जाएगा, ऑक्साइड अयस्क करने पर किसमें बदल जाता है, ये ऑक्साइड अयस्क में। एक बार फिर से कंफ्यूज मत होना, कल क्लियर समझ लो। जब हम सल्फाइड अयस्क को, ठीक हो गया, ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं, यहां देख लो, जब हम सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं और इसमें ताप क्या होता है, अधिक होता है,
और किसकी प्रेजेंस, यहां पर देख लो सल्फाइड में, सॉल्ट में समझ लो, ये हमारे पास सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क है, इसको लिख भी लो चाहे, एक मिनट इसको और क्लियर सॉल्ट में समझ लो। जब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सल्फाइड अयस्क है, देख लो वर्जन बहुत सॉल्ट में, हम सल्फाइड अयस्क है हमारे पास, इस सल्फाइड अयस्क को क्या किया हमने, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या किया, गर्म किया, अधिक ताप पर क्या किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया, किस पर, अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म किया, तो ये किस में बदल गया, ऑक्साइड अयस्क में बदल गया। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे, क्या कहेंगे, भर्जन, रोस्टिंग कहेंगे। और जब हम क्या करें, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हम कार्बोनेट अयस्क को, हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट अयस्क को किसकी अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, और क्या करते हैं, गलनांक से नीचे गर्म, गलनांक, उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर, ठीक है ना, गलनांक से, उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर ये किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में। तो ये दो क्रियाएं हमारे पास, बना हम दोनों का क्या रहे हैं, ऑक्साइड अयस्क की बना भी, इसको मैं रिएक्शन से भी क्लियर करूंगा। तो देखो ये दोनों, चाहे सल्फाइड है, जब हम सल्फाइड अयस्क का बना रहे हैं तो ये कौन सी विधि है, वर्जन है, कौन सी विधि है, वर्जन है। और जब हम इसको बदल रहे हैं तो कौन सी विधि है, ये निस्तापन। सीधी सी बात समझ लो, जो निस्तापन की अभिक्रिया है वो वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर होती है, और जो वर्जन है वो वायु की उपस्थिति में, यहां पर वायु की अनुपस्थिति होगी और यहां पर वायु की उपस्थिति होगी। यस, अभी एग्जाम्पल है बच्चों इसका, ZnS प्लस थ्राइस O2 इक्वल टू Zn प्लस SO2 ट्वाइस और ट्वाइस। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेशन में मैं इससे आगे आपको नेक्स्ट सेशन में शुरू करवाऊंगा कि इससे आगे कैसे कैसे करके हम इन धातुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट सेशन में आपसे इससे आगे हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।